2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 41 प्रश्नों के साथ मार्च करंट अफेयर क्विज रिवीजन में आपका स्वागत है स्टडी विद कैप्सूल के साथ। मंजिलें कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो, कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। आज की इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, महिला दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र बयान के अनुसार महिलाओं के लिए सर्वाधिक दमनकारी देश कौन सा रहा? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देश महिलाओं और लड़कियों के लिए दुनिया में सबसे अधिक दमनकारी देश बन गया है, जो अपने कई बुनियादी अधिकारों से वंचित है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी एक बयान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा है कि अफगानिस्तान के नए शासकों ने ऐसे नियम लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो ज़्यादातर महिलाओं और लड़कियों को प्रभावी ढंग से उनके घरों में कैद कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में बिम्स्टेक ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश रहा है? भारत, थाईलैंड, म्यांमार या श्रीलंका? तो उसका सही आंसर है श्रीलंका। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी थाईलैंड के अध्यक्ष द्वारा की गई थी। भारत के केंद्रीय विदेशी राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। अगला पॉइंट है, भारत में बैठक के दौरान मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र की स्थापना के लिए भारत और बिम्स्टेक सचिवालय के बीच मेजबान देश समझौते के मसौदे को भी मंजूरी दी गई है। बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को भी मंजूरी दी गई है। इसी के साथ 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया जाएगा ये आयोजन। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ वाणिज्य संवाद और सीईओ फोरम की मेजबानी की है? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या जापान? इसका सही आंसर है यूएसए। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत यूएसए वाणिज्यिक संवाद और सीईओ फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान मंत्री और सचिव ने स्वीकार किया कि 2014 के बाद द्विपक्षीय वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगभग दोगुना हो गया है। अगला पॉइंट, भारत और अमेरिका रणनीति व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए भी सहमत है, जिसका नेतृत्व भारत के विदेश सचिव और उद्योग ब्यूरो के अवर सचिव करेंगे और अमेरिकी वाणिज्य विभाग में सुरक्षा के लिए बात रखी गई है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, एनईपी के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों को कितने वर्षों के भीतर एनएएसी मान्यता का उच्चतम स्तर प्राप्त करना है? 10, 15, 20 या 25? इतने वर्षों में? इसका सही आंसर है 15 वर्ष। इसी के साथ अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद एनएएसी 1994 में स्थापित भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, जबकि नेक का मूल्यांकन अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले 15 वर्षों के भीतर उच्चतम स्तर की मान्यता प्राप्त करना है। 31 जनवरी 2023 तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का केवल एक छोटा सा हिस्सा नेक यानी कि एनएएसी से मान्यता प्राप्त कर चुका है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, युवा उत्सव इंडिया @2047 पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? युवा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय? इसका सही आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा मामले के मंत्रालय का प्रमुख संगठन है। इसका थीम है इस वर्ष की युवा उत्सव इंडिया
@2047 नामक एक कार्यक्रम आयोजन कर रहा है। पहला स्तर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम और 150 जिलों में होगा। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में युवाओं की शक्ति का जश्न मनाना है और युवाओं को देश के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी का तुम्हारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नियामक निकाय ने क्लाउड एडॉप्शन के लिए एक सिद्धांतीय आधारित फ्रेमवर्क दिशा निर्देश जारी किए हैं? RBI, सेबी, PFRDA या फिर IRDAI? इसका सही आंसर है सेबी। सेबी द्वारा किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्लाउड एडॉप्शन के लिए सेबी का सिद्धांत आधारित ढांचा प्रतिभूति उद्योग में पंजीकृत संस्थानों RI और क्लाउड सेवा प्रदाताओं जैसे CAP द्वारा क्लाउड सेवाओं के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट बनाया गया है। यह शासन जोखिम और अनुपालन ACP चुनने, डेटा स्वामित्व और स्थानांतरीकरण RI द्वारा उचित परिश्रम, सुरक्षा नियंत्रण, कानूनी और नियामक दायित्वों और विक्रेता लॉगिन जोखिमों पर निर्देश प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, समाचारों में दिखा सिगुर पठार किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित सिगुर पठार 778.8 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तरी ढलान पर स्थित है। पठार कई संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ता है, जिसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। एक अध्ययन ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि सिगुर पठार में गिद्धों को उनके निवास स्थान के लिए हानिकारक NSAID की उपलब्धता के कारण जहरीली घटनाओं से खतरा है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा तेरान-1 विश्व का पहला क्या है? रॉकेट है, बांसबेरियर है, धूमकेतु है या फिर कोई उपग्रह है? तो इसका सही आंसर है 3D मुद्रित रॉकेट है। उससे 3D वाला रॉकेट है। कुछ रिलेटिव पॉइंट देख लेते हैं। रिलेटिविटी स्पेस एक स्टार्टअप कंपनी दुनिया के पहले 3D मुद्रित रॉकेट तेरान-1 के लॉन्च के साथ इतिहास बनाने के लिए तैयार है। लॉन्च गुड लक हेवन फन GLHF मिशन का हिस्सा रहा। कक्षीय उड़ान का प्रयास करने के लिए तेरान-1 सबसे बड़ी 3D मुद्रित वस्तु मानी जाएगी। रॉकेट के ऊपरी चरण के साथ तापमान के मुद्दे के कारण कंपनी का पहला प्रयास आखिरी मिनट तक साफ हो गया था। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुपोषित माँ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या असम? तो इसका सही आंसर है असम। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में राजगंज मंडी क्षेत्र में सुपोषित माँ अभियान का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर माँ और बच्चे को स्वस्थ रखने की इस पहल के लक्ष्य के रूप में सुपोषित माँ पहल की सराहना भी की। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राज्य वैश्विक जिम्मेदारी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान रहा है? सिक्किम, केरल, गोवा या हिमाचल प्रदेश? दोस्तों इसका सही आंसर है केरल। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। केरल ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता किया। कुमारकोम केरल में पहली बार वैश्विक जिम्मेदारी पर्यटन शिखर सम्मेलन के दौरान
इस पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के लिए एक नया समझौता ज्ञापन समिति बनाई गई है। यह प्रशिक्षण हितधारकों को प्रदान करना चाहता है, जिसमें युवा प्रतिनिधित्व और नागरिक संगठन भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। इसी के साथ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दिसंबर 2026 तक लागू किया जाना है। बांग्लादेश ने 2041 तक नवीनीकरण स्रोतों के माध्यम से अपनी कुल ऊर्जा का 40% उत्पादन करने के लिए लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य 2030 के अंत तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करना है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। धरोई आर्द्रभूमि जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण धरोई 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में गुजरात के धरोई आर्द्रभूमि में आयोजित किया गया था। आर्द्रभूमि उत्तरी गुजरात में 107 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। प्रमुख सिंचाई योजना के रूप में 1978 में साबरमती और हनहोई नदियों पर बांध बनाकर धरोई जलाशय बनाया गया था। धरोई बर्ड सर्वे 2022 में गुजरात में पाई गई 616 प्रजातियों में से 193 प्रजातियां दर्ज की गई। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र ने हाल ही में किस उत्पाद के अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO को मंजूरी दी है? जूट, कपास, कागज या बाजरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कपास। इसी के साथ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र ने कपास की गांठों के अनिवार्य प्रमाणन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO को मंजूरी दी है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार भारत में बेची जाने वाली कपास की गांठों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन की अनिवार्य आवश्यकता को घटिया कपास के आयात की जांच करने के लिए घरेलू कपास को कुछ न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित करने की उम्मीद रखी गई है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा भारतीय शहर खजुराहो पुनः विज्ञापन पोशाक का खजाने की वापसी प्रदर्शनी की मेजबानी करने वाला है? पुणे, वाराणसी, नई दिल्ली या गांधीनगर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गांधीनगर। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पुनः विज्ञापन पोशाक खजाने की वापसी प्रदर्शनी 2000 प्रदर्शनी जिसमें 26 प्रत्यावर्ती भारतीय पुराविशेष शामिल हैं को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पुरावशेषों की अवैध तस्करी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रदर्शनी खजुराहो G20 संस्कृति समूह की बैठक में लगाई गई है। प्रदर्शनी में 12वीं शताब्दी के नृत्यरत गणेश और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के यक्ष अमीन स्तंभ भी शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। NPCDCS कार्यक्रम के अनुरूप किस राज्य में एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है? मिजोरम, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक? दोस्तों इसका सही आंसर है मिजोरम। कुछ खास पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2010 में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक, NPCDCA की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। NPCDCS
के अनुरूप मिजोरम में एक 164 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी कैंसर और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA और भारत सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 560 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने के लिए एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लास्टोसिस क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? भोजन, रोग, सॉफ्टवेयर या उपकरण? इसका सही आंसर है रोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पक्षियों में प्लास्टिकोसिस नामक एक नई बीमारी की खोज की है। यह बीमारी प्लास्टिक के सेवन से होती है। यह लंबे समय तक सूजन और पक्षियों के पाचन तंत्र में निशान ऊतक के गांठ की ओर जाता है। अध्ययन में पाया गया है कि प्लास्टिक के सेवन से पक्षियों के पाचन को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे वे परजीवियों की चपेट में आ सकते हैं। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसी के साथ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान NMBA का उद्देश्य भारत में युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों परिसरों, स्कूलों एवं सामुदायिक जुड़ाव पर विशेष ध्यान है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ब्रह्मा कुमारियों ने NMBA को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संस्था ने बाजरा सस्ता नामक एक विशेष विपणन अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है FFAC। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। लघु कृषि व्यवसाय संघ, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक समाज है, ने एक विशेष विपणन अभियान शुरू किया है जिसे मिलेटस गिवअवे कहा जाता है। अभियान का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादक संगठनों FPO से उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए एक सीधी खरीद को बढ़ावा देना है। बाजरा सस्ता अभियान नागरिकों को ONDC के माई स्टोर के माध्यम से सीधे FPO से बाजरा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व बैंक ने किस योजना का समर्थन करने के लिए भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 2 ऋणों के विस्तार में घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक ने PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का समर्थन करने के लिए भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दूसरे पूरक ऋण के विस्तार की घोषणा की है। मिशन को 2021 में पूरे भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य में लॉन्च किया गया था। 64,180 करोड़ रुपए की बजट के साथ मिशन के 3 पहलू हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना, IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना और संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का विस्तार करना। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। खबरों में रहा गीजा का महान पिरामिड किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मिस्र। गीजा का महान पिरामिड फिरौन खुफू मकबरा एवं मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड और प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में सबसे पुराना है।
26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 27 वर्षों की अवधि में निर्मित यह मिस्र के गीजा के पिरामिड क्षेत्रों में स्थित है। स्कैन पिरामिड परियोजना के तहत वैज्ञानिकों ने गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक छुपे हुए मार्ग की खोज की है। यह मार्ग 9 मीटर लंबा और 2 मीटर से अधिक चौड़ा है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन औषधि ट्रेन का उद्देश्य क्या है? जन औषधि ट्रेन का सही उद्देश्य है जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जन औषधि ट्रेन को हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों डॉक्टर मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई है। इसी जन औषधि योजना के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हरी झंडी दिखाने वाली यह दूसरी ऐसी ट्रेन है। ट्रेन जन औषधि जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करती है, जो कि पूरे भारत में फैले 9000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का मानक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोविड-19। विश्व रिपोर्ट की तीसरी वार्षिक मानसिक स्थिति हाल ही में सैपियन लैब्स नामक एक गैर लाभकारी संस्थान द्वारा जारी की गई थी। यह रिपोर्ट 64 देशों में 4 लाख से अधिक प्रतिभागियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी का मानसिक स्वास्थ्य और पारस्परिक संबंधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कोविड-19 महामारी के 2 वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य के स्कोर में औसतन 33 अंकों की गिरावट आई है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2021-22 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार अंश कितना है? तो इसका सही आंसर है 45.5%। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। 2021-22 के लिए हाल ही में जारी वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में भारत श्रम बल के एक महत्वपूर्ण अनुपात को 45.5% पर नियोजित करता है। अर्थशास्त्र में रचनात्मक परिवर्तन कृषि से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों जैसे विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं में श्रम शक्ति में बदलाव, इससे उत्पादकता में वृद्धि और आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संस्था ने एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS डिजाइन किया है? इसका सही आंसर है DRDO द्वारा ये गन का निर्माण किया गया है। हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरने के लिए एक स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया है। ATAGS को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा वर्तमान में 155 mm को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आर्टिलरी सिस्टम सेवा में बोफोर्स तोपों को खींचा गया है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संस्थान ने महिला व्यवसाय को कानून सूचकांक जारी किया है? इसका सही आंसर है विश्व बैंक। दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक के अनुसार हालांकि अधिकांश देशों ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू किए हैं, फिर भी कानून अधिकारों को प्रावधानों के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर रहा है। एक कामकाजी महिला के जीवन चक्र पर सूचकांक में भारत का स्कोर संभावित 100 में से
74.4 है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कामकाजी महिलाओं के वेतन और पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून भारतीय पुरुषों के साथ समानता प्रदान नहीं करते हैं। 5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज करने का दावा किया है, तो इसका सही आंसर है ईरान। ईरान ने हमीदान के पश्चिम प्रांत में लिथियम जमा की खोज करने का दावा किया है। इसमें लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क पाया जाता है। लिथियम तत्वों के क्षार धातु समूह में संबंधित एक नरम चांदी सफ़ेद धातु भी है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है और इसे नमी या हवा के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए खनिज तेल या अन्य तरल पदार्थों में संग्रहित किया जाता है। यह आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ईवी के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। इसी साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश में पॉलीस्ट्रोकोट्स पंक्टेट एक विशाल जुरासिक युग कीट को फिर से खोजा गया है, तो इसका सही आंसर है यूएसए। इसी के साथ हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पॉलीस्टोकोट्स पंक्टेट जैसी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में विलुप्त माना जाता था। हाल ही में अमेरिकी राज्य अरकानसास में पाया गया है। इसे 5 दशकों से अधिक समय के बाद 2012 में फिर से खोजा गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार विशाल जुरासिक युग का कीट ओजार्क पहाड़ों में दूर दराज के हिस्सों में भी पाया जा सकता है, इसकी आशंका जताई गई है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है। हृदय गति में तेजी से वृद्धि की विशेषता वाले स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के विकार का नाम क्या है? इसका सही आंसर है POTS। हमारे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। POTS पोस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टैचिकार्डिया सिंड्रोम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक विकार है जो कि खड़े होने या लेटने के बाद हृदय गति में तेजी से वृद्धि की विशेषता बताता है। पोट्स और कोविड-19 के बीच संबंध की पहचान करने के लिए शोध किया जा रहा है। कोविड के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 1 मिलियन या उससे अधिक नए पोट्स रोगी निकले हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है। किस संस्था ने माइंड द जेंडर गैप की रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है CFA संस्थान। हमारे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। माइंड द जेंडर गैप शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में CFA संस्थान द्वारा जारी की गई थी। इसे BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट खुलासों के डेटा के आधार पर बनाया गया है। BRSR ढांचा 2021 में सेबी द्वारा निजी कंपनियों के लिए स्थिरता प्रकटीकरण तंत्र के एक सेट के रूप में जारी किया गया था। माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत में वित्त और संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं को भागीदारी दर कम है। केवल 21.7% महिलाएं वित्तीय सेवा कंपनियों में कार्यरत हैं। केवल 15.9% प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संस्थान ने 1 अरब से अधिक कारण सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बनाने की तात्कालिक आवश्यकता शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है यूनिसेफ ILO। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ द्वारा 1 अरब से अधिक कारण सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बनाने की तात्काल आवश्यकता शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है। यह पता चला है कि 0 से 15 वर्ष के बीच के केवल 26.4% बच्चे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा संरक्षित हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि 0 से 18 वर्ष की आयु के 1.77 बिलियन बच्चों की पहुंच बच्चे या पारिवारिक नगद लाभ तक नहीं पहुंचे हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्यूरियस फिल्मब्रिसेस जिसे हाल ही में क्वींसलैंड द्वीप पर खोजा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर है छिपकली। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। फ्यूरियस फिल्म ब्रिटिशस
छिपकली की एक नई प्रजाति है, एक निर्जन क्वींसलैंड द्वीप पर खोजी गई है। मांसाहारी सरीसृप की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है और इसमें पत्ती के आकार की पूंछ और चोंच वाला चेहरा होता है। इसकी पूंछ के चारों ओर रीढ़ की हड्डी के किनारे के कारण छिपकली को स्कॉफेल द्वीप के पत्ते पूंछ वाले भूखों का नाम दिया गया था। नया खोजा गया है गेको वर्षावन के ढके और स्कॉफेल के सबसे चट्टानी इलाकों में पाया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 28 फरवरी। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1987 में मनाया गया था। यह दिन वैज्ञानिकों के योगदान का जश्न मनाता है और रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है। रमन स्टैकरिंग की इस खोज ने रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता, जिससे वह वैज्ञानिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में किस संस्था ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के लिए उड़ान स्वीकृति गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक पार किया है। इंजन आगामी चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 लॉन्च वाहन के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति देगा, जिससे 2023 के बाद के भाग में लॉन्च किया जाना है। परीक्षण तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? डिजिटल रूप से आयुष्मान भारत का मिशन, तो इसका सही आंसर है 2021। विभिन्न अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन AVDM के तहत एक मील का पत्थर हासिल किया गया है, क्योंकि 25 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सफलतापूर्वक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों से जोड़े गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है। 30 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करने वाला वैज्ञानिक निकाय है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए नया सुरक्षा तंत्र शुरू किया है। UIDAI एक वैज्ञानिक निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में स्थापित किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। हमारा अगला प्रश्न है। किस देश को हाल ही में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 मिला है? इसका सही आंसर है भारत, हमारा प्यारा भारत। भारत ने GSMA की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2023 में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्राप्त किया है। इस पुरस्कार में दूरसंचार क्षेत्र के विकास में भारत सरकार के प्रयासों को मान्यता दी है। यह मोबाइल कनेक्टिविटी को लक्षित करने वाली नियामक तंत्र नीतियों को भी मान्यता देता है। वर्तमान में भारत भर के 387 जिलों में 5G सेवाओं की पहुंच की गई है। किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की है? इसका सही आंसर है यूको। भारत और ब्रिटेन ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ब्रिटेन विनिमय योजना की शुरुआत की है। ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्वेवलरी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूको के पहले तकनीकी दूत के निर्माण की घोषणा की है, जो कि भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता के रूप में बढ़ावा देगा। वह भारतीय विदेश मंत्री के साथ यूको इंडिया 2030 रोड मैप पर प्रगति पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने अपनी भाषा की रक्षा के लिए
विदेशी शब्दों के प्रयोग का प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही आंसर है रूस। दोस्तों, रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी भाषा को संरक्षित करने के लिए विदेशी शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूसी सरकार के अधिकारियों को अब आधिकारिक दस्तावेजों और पत्राचार में विदेशी शब्दों का उपयोग करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय रूसी भाषा को पश्चिमी प्रभाव से बचाने के प्रयास में लिया गया था। अलग से विदेशी जड़ों वाले शब्दों की एक सूची को अभी भी उपयोग किया जा सकता है की बात जारी की गई है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्पोर्ट स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली सविता कौन सा खेल खेलती हैं? इसका सही आंसर है हॉकी। सविता ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कांस्य पदक के प्रदर्शन के लिए टीम का नेतृत्व करने के बाद स्पोर्ट स्टार CES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने उद्घाटन FIH महिला राष्ट्र कप जीतने वाली टीम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। PR श्रीजेश को 2022 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स नामित किया गया था, जिसने भारतीय टीम को FIH हॉकी प्रो लीग 2021-22 में तीसरे स्थान पर देखा। इसके बाद बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में रजत पदक भी जीता। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए किस संस्थान ने एक पैनल का गठन किया है? इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अडानी समूह पर एक अमेरिकी लघु विक्रेता हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक तंत्र को देखने के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया जाएगा, जिससे बड़े निवेशक नुकसान हुए हैं। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद पिछले महीने अडानी समूह की फर्मों के शेयर में गिरावट आई है। अडानी समूह ने इस आरोप का दृढ़ता से खंडन किया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत, इसकी संस्थाओं और विकास की कहानी पर सुनियोजित हमला भी किया। हमारा अगला प्रश्न है। संसदीय भाषा में उस दल की अधिकारी का नाम क्या होता है जो निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत होता है? स्पीकर, लीडर, मेंटर या व्हिप? इसका सही आंसर है व्हिप। दोस्तों, व्हिप संसदीय भाषा में एक निश्चित दिशा का पालन करने के लिए सदन में किसी विशेष पार्टी के सदस्यों को लिखित आदेश का उल्लेख कर सकता है। यह पार्टी के एक अधिकारी को भी संदर्भित कर सकता है जो इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक सदन के सदस्य व्हिप से बने होते हैं। यदि किसी राजनीतिक दल के संबंधित विधायकों का कोई वर्ग जो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहता है, तो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। UPI LITE पेमेंट लॉन्च करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक भुगतान करने के लिए पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाधित लेनदेन को सक्षम करने के लिए UPI लाइट भुगतान लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म बन गया है। UPI लाइट को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा सक्षम किया गया है और यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए कई छोटे मूल्य वाले UPI लेनदेन करने में सहायता करता है। हमारा अगला प्रश्न है। किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने स्नो फेस्टिवल विंटर कार्निवल की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। स्नो फेस्टिवल विंटर कार्निवल
का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के रफियाबाद क्षेत्र में किया गया था। इस कार्निवाल का उद्देश्य मुंडाजी रफियाबाद बारामूला में ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन बारामूला द्वारा किया गया था। इसमें संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्नो क्रिकेट, वॉलीबॉल और स्कीइंग भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। दोस्तों पॉइंट देख लेते हैं। शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 2 रेलवे परियोजनाओं शिकारीपुरा रानीवेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटेगंगरू रेलवे कोचिंग डिपो की आधारशिला भी रखी। शिवमोग्गा हवाई अड्डा 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह मलनाड क्षेत्र में शिवमोग्गा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों की पहुंच और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। नियामक मंच परख स्थापित करने के लिए NCERT द्वारा किस मंच को चुना गया है? जिसका सही आंसर है ETS। दोस्तों ETS यानी परख भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक देश में 60 से अधिक बोर्डों के लिए मूल्यांकन का मानकीकरण करता है। ETS इनकी शैक्षणिक परीक्षण सेवा जो कि TOEFL और GRE जैसे प्रमुख परीक्षण आयोजित करती हैं को नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च NCERT द्वारा नियामक प्लेटफॉर्म परख की स्थापित करने के लिए चुना गया है। परख क्षेत्र छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करेगा। इसी के साथ हमारा आज का अंतिम एवं महत्वपूर्ण प्रश्न की शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश की सदस्यता निलंबित की है? इसका सही आंसर है रूस। ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। पेरिस स्थित FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण की रोकथाम से संबंधित है। यह 200 से अधिक देशों और न्यायालयों के लिए मानक निर्धारित करता है और अधिकारियों को मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों से निपटने के लिए भी मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों। हमारी स्टडी विद कैप्सूल रीता क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एवं जो भी कमियां आपको लगती हैं इस क्लास के अंदर उन्हें आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे आने वाली क्लासों में उनका सुधार कर सकूं। एवं दोस्तों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमारी कैप्सूल क्लास के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।